समय की बात थी जब हर इंडियन स्टूडेंट का ड्रीम होता था अमेरिका जाना, आईटी जॉब पाना और डॉलर में पैसे कमाना। और सच बताऊं, हाँ। आज भी कई ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका जाके आईटी जॉब्स पाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या यूएसए में यानी अमेरिका में अभी भी आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जॉब उतनी ही अमेजिंग है, या फिर सोशल मीडिया पर दिखाया गया अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक इल्यूजन है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी ड्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि क्या इंडियन स्टूडेंट यूएसए में आज भी वो सपना देख सकते हैं जो पहले लोग देखा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं नवीन और मैं हूं आकांक्षा और स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट जॉब की बात में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं की थी लेकिन आपको अब से शुरुआत करना है, उसके लिए भी ये सेगमेंट बहुत ही यूजफुल होगा। बने रहिए और चलिए करते हैं शुरुआत हमारे डिस्कशन की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो मेरा पहला सवाल है कि अमेरिका में जाके आईटी जॉब करने का ये ड्रीम जो है, ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? क्यों होता है लोगों का ये ड्रीम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहला सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम जो वीडियोस देखते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल देखते हैं, आजकल तो ब्लॉग का कल्चर भाई बहुत हो गया है, वहां से आता है। प्लस हमारे आस पड़ोस के लोगों से, अरे वो देखो शर्मा जी का लौंडा अमेरिका में जाके 1 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर छाप रहा है। दूसरा है टेक्नोलॉजिया। तो भाई अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी का हब है, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट पर आजकल ये काफी चर्चा का विषय रहा है कि क्या यूएसए में जॉब मार्केट खत्म हो गई है? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए में आईटी जॉब्स खत्म हो गई है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी कुछ डिफरेंट ही है। हाँ, कुछ कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं लेकिन कंपटीशन इंक्रीज हुआ है क्योंकि हायरिंग प्रोसेस डिफिकल्ट हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। डिफरेंस ये है कि एवरेज स्किल वालों के लिए कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन जो हाईली प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके लिए डिमांड इंक्रीज हुआ है। आज एआई इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सब की वैल्यू बढ़ी है। तो अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें इस बात से रूबरू करा सकते हैं कि कौन से आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा है? अगर आप 2026 की बात कर रहे हैं तो ये जो कुछ फील्ड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो हाईली प्रॉमिसिंग है। सबसे पहला है एआई एंड मशीन लर्निंग। तो एआई जो है आज हर क्षेत्र में घुस चुका है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर जगह एआई की डिमांड बढ़ ही रही है। और दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आज हर बड़ी कंपनी या हर छोटी से छोटी कंपनी भी अपना जो भी डेटा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर कन्वर्ट कर रही है, क्लाउड पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। सो दोस्तों AWS, गूगल क्लाउड, इन सब प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। नंबर 3 है साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ही साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत बढ़ेगी। और साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए एक एडवांटेज ये है कि जितना साइबर फील्ड एडवांस होगा उतनी ही उसकी सिक्योरिटी की जरूरत भी एडवांस होगी। तो ये जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी का, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। उल्टा जितने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे उतना ही इस सेक्टर का, इस फील्ड का डिमांड बढ़ेगा। तो बेसिकली मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स बढ़ाओ तो सॉल्यूशंस भी बढ़ाओ और जॉब भी बढ़ाओ और जॉब भी पैसा भी बढ़ाओ। सही है। और चौथा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की डिमांड हमेशा बढ़ने ही वाली, कभी घटेगी नहीं। और पांचवा है डेटा इंजीनियरिंग। कंपनी जितनी भी हैं उनके पास डेटा बढ़ते जा रहा है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए डेटा इंजीनियर्स की भी डिमांड होने वाली है। तो अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक की, जो कि है सैलरी। अपना सपना मनी मनी मनी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
रुपया। हम्म, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका में एक फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी क्या होती है? अमेरिका में सैलरी हम्म। एक आईटी प्रोफेशनल्स की, यस। अगर शुरुआत की बात करेंगे, जो बिगनर्स होते हैं, जो बस अपना कॉलेज खत्म कर कर कंपनी में एंटर करते हैं, उनकी भी सैलरी, मैं मास्टर्स लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो यहाँ पे अब मास्टर्स करेगा, उसके बाद उसे जॉब मिलेगी। आप ये आज का वो जमाना गया, 2010 में ऐसा होता था कि इंडिया की कोई कंपनी यूएसए में किसी यूएसए क्लाइंट के पास अपने इंडियन कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय को भेजती थी। एम्प्लॉय यहाँ काम करता था कुछ दिन, कुछ साल, उसको H1B वीजा मिल जाता था। 2026 में अब वो नहीं है। अब आपको यहाँ पे एमएस करना होगा, मास्टर्स करना होगा, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई अमेरिका की कंपनी आपको हायर करती है, वो आपको H1B वीजा जो है प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब ये चेंज हुआ है। तो इस वजह से जो इनिशियल जो आपका सैलरी होगा ना, वो $75,000 मिनिमम मान के चलो, 70, चलो 75 भी ज्यादा बोल दिया, चलो आप लोगों के लिए $70,000, $70,000 से $1,20,000 तक भी हो सकता है। $1,20,000 कितना होता है इंडियन रुपीज में? जरा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और देखो। उसके बाद जो आपके ऊपर जो है ना तारे टिमटिमाएंगे, वाओ, आंखों में डॉलर दिखेगा, और एक आंख में डॉलर दिखेगा, दूसरे आंख में उसका कन्वर्जन रुपीज में दिखेगा। तो देखो यार। लेकिन 75,000 से 1,20,000 की सैलरी का जो आप रेंज बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने बच्चे मास्टर्स करते हैं और जॉब पाते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है कि सिटी वाइज या स्टेट वाइज भले ही वो उतने पैसे कमा रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस भी उतने हो जाते हैं। हाँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मतलब उसके बाद वो कितनी सेविंग्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेविंग्स नहीं बता सकते तो ये आप मुझे ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या वो 75,000 एक आइडियल सैलरी होगी? ओके, देखो 75,000 जो डॉलर की बात कर रही है मोहतरमा, वो बहुत ही सफिशिएंट सैलरी है अगर आप फिजूल खर्ची वाले नहीं है, अगर आप सेविंग ओरिएंटेड हैं, अगर आपकी जरूरतें कम हैं, क्योंकि अगर आप बाजीराव सिंघम हैं तो ही आपकी जरूरतें कम होंगी, नहीं तो आप भाई शिरके हो, और शिरके क्या हैं वो तो हमने सिंघम में देखा ही था। तो ये जो अभी मोहतरमा बोली है एक्सपेंसेस का, सेविंग का, और डिफरेंट सिटीज का, जो कि यूएसए में हर सिटीज का अपना अलग एक्सपेंस है, अपना अलग रेट है, तो वो भी हम अभी बताने वाले, तो बताना शुरू कर रहा हूं, आप देखते जाइए बस। तो आपके इसी आंसर पे मेरा एक और क्यूरियस सा क्वेश्चन है। पूछे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में रहने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है? देखो, सबसे पहले हम जहाँ रह रहे हैं इलिनॉय, ये भी अच्छी जगह है, लेकिन जिस स्वर की बात मैं पहले नंबर पे कर रहा हूँ, वो है सिलिकॉन वैली। ओ, तो वो टेक्नोलॉजी का किंग, वो वाली? बिल्कुल, हब हब। ओ, हब। क्योंकि एक्चुअली आपको पता है, मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे इतना तो नहीं पता था, पर मैंने एक नाम कई बार सुना था, सिलिकॉन वैली में ये हुआ, सिलिकॉन वैली में वो हुआ, तो मुझे ऐसा लगता था सिलिकॉन वैली कोई वैली। बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली ये अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, और जिसे टेक्नोलॉजी का किंग कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बैंगलोर को बोला जाता है इंडिया का सिलिकॉन वैली, सेम या, ऐसे ही। और राइट। हाँ, सिलिकॉन वैली में इंडिया के रहने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन भाई यहाँ पे पैसे आपको मिलेंगे, सॉरी डॉलर आपको मिलेंगे, लेकिन खर्चे भी वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे रेंट, बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हो गए डेली के, वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी सिटी है सिएटल, वॉशिंगटन। ओ, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, जहाँ पर इन दोनों कंपनियों का गढ़ है, और जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, और आप लोग भी रह सकते हो, बस आप लोग चाहो तो सही। अगला है ऑस्टिन एंड डलास, जो कि टेक्सास में है, और ये दोनों अभी ग्रो कर रही है, और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटीज भी ग्रो कर रही है। तो ये जगह भी आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रहने का, खाने का, ये जो खर्चे हैं, ये जो प्रीवियस दो सिटी मैंने बोला आपको, यानी सिलिकॉन वैली और सिएटल, इन दोनों से कम है, तो यहाँ पर आप ज्यादा सेविंग कर सकते हो। अगला है नॉर्थ कैरोलिना, जो कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसका अगला अगर मैं बोलूं तो वो है अटलांटा, जो कि जॉर्जिया में, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बिजनेस, इन दोनों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, और आप लोग ग्रैब कर सकते हो। तो अब तक की सारी इंफॉर्मेशन जो आपने हमसे शेयर की वो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन व्यूअर्स की तरफ से मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये तो बता दिया कि कहाँ पे जॉब करनी है, आपने ये भी बता दिया कि कितना पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि एक मंथ में एक इंसान के लिए कितना खर्चा हो सकता है?
अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कितना एक्सपेंसेस हो सकता है ऐसे शहरों में। यस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की। हम्म। आप यूएसए में कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल देखो, जहां तक हमें जानकारी है, ये है कि भाई $700 मिनिमम खर्चा होगा ही आपका रेंट पे। 700 से $1500, $2000, 3000, आप जैसे जहां आप रहोगे, जितना आप मेन सिटीज में रहोगे, उतना ही आपको खर्चा बढ़ेगा रेंट का। दूसरी बात है, यूएसए देखो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर अगर आपके पास कार नहीं है ना, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अगर आपके पास कार है तो कार का इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, है कि नहीं, फ्यूल के खर्चे होंगे, तो ये भी आप मान के चलो $300-400 खर्च हो जाएगा। और फूड पे? फूड पे मान के चलो $300 से $500, मैं एक लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे अरे पूरी फैमिली का हो जाता है क्या। और शायद जो इंसान खुद बना के खाता हो, ये जैसे कि उसके लिए, इंडियंस, ये उसके सिर्फ लिए इंडियंस। 300, हाँ, यस। ये उसके लिए कि आप 300-500 है। हम्म, नहीं तो अगर आप खुद अगर नहीं बनाओगे तो 2000 तक आराम तो से भाई लगेगा। $15 से $35, $40 एक बार का खाना हो सकता है आपका। मैं नॉर्मल इंडियन थाली की बात कर रहा हूँ, राइट। समझे। या और अगली बात है आपका इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो इंश्योरेंस का भी जो प्रीमियम होता है ना, आप मान के चलो $80, $90, 100, 120, जैसा आपका इंश्योरेंस, जैसे आपके इंश्योरेंस की क्वालिटी, वैसे ही आपके प्रीमियम की भी क्वांटिटी होगी। ये पर मंथ था या पर ये एनम पर था? मंथ था। पर ओके। एनम $100 अगर होगा तो भाई यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी लुट जाएगी। और फोन और इंटरनेट का? ओ मोहतरमा जी, इंटरनेट पे वीडियो अपलोड कर रही हैं यूट्यूब पे, तो इंटरनेट और फोन का पहले पूछ रही हैं। भाई वो तो जरूरी है ना। तो देखो यहाँ पे जो मिनिमम, जहां तक मुझे जानकारी है, वो $15 से $20 का आपका मंथली बिल आ जाता है, मतलब मिनिमम अगर हो प्रीपेड, तो। ये प्रीपेड सिम की बात कर रहा हूँ। हम्म। बाकी अगर पोस्ट पेड की बात करोगे तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना भी खर्च कर सकते हो, आप तो $1000 भी खर्च कर और सकते आई हो। थिंक 15 से 20 जो आप बोल रहे हैं वो हम्म मिंट मोबाइल के लिए, लेकिन डिपेंड करता हम्म है कौन सा आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है। हम्म अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर जो है, अलग अलग है, इंडिया में भी तो वही है तो भाई। सबसे सस्ता अभी तक हमने जो देखा है वो मिंट मोबाइल है। हाँ, उसके इंडिया में कैसे जियो का अलग चार्ज है, हम्म वोडाफोन का अलग, एयरटेल का अलग, वैसे यहाँ भी वही है। ये हम्म थोड़ी ना किसी दूसरी दुनिया में, ये भी हम्म तो इसी दुनिया में है। और बाकी एक्सपेंसेस, छोटे बाकी मोटे एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस में जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी अगर आपने छोटे मोटे को बड़ा कर दिया तो वो $200 से $400 आप उसको भी मान के चलिए। तो तो इस हिसाब से टोटल एक्सपेंसेस अराउंड कितना है? 1000, 2000, 2000 2000। से ऊपर ही रहेगा। और आई थिंक इसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता हाँ, होगा। वही वही बाकी एक्सपेंसेस में यही शामिल होते हैं, ओके ओके। समझी। तो मतलब अराउंड 2000 मिनिमम। $2000 से मिनिमम आप मान के चलो $3500-4000 भी हो सकता है, जैसी आपकी फैमिली, जैसे आपका चॉइस, जैसे आपकी क्वालिटी, जैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, वैसे ही आपका एक्सपेंस भी रहेगा, समझी मोहतरमा। तो गाइस इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग के आओगे तो कुछ भी नहीं बचा पाओगे। कुछ भी नहीं। अगर आपको पता है आपकी सैलरी कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप उस हिसाब से जो भी बचा सकते हो, आप वो कंट्रोल आपके हाथ में है वो बेसिकली। कंट्रोल, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जी। तो अगर कोई इंडियन स्टूडेंट हम्म अमेरिका आना चाहता है, हम्म तो क्या आप उसके लिए एक रोड मैप बता सकते हैं, यानी तो कि कुछ स्टेप्स बता सकते हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। तो बताइए ना। तो बता रहा हूँ ना, आप तो ही को बताइए बताऊंगा ना। ना, अरे बता रहा हूँ अरे ना, बताओ ना। अरे बता रहा अच्छा हूँ। शुरू करो देखो ना। बोलने नहीं दे रही गाइस, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैं बता ही देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है भाई, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जहां भी आप इंडिया में कर रहे हो। दूसरा स्टेप है कि एमएस के लिए यानी मास्टर्स के लिए यूएसए में अप्लाई करो। और तीसरा स्टेप ये है कि मास्टर्स यानी एमएस करते करते आप अपना स्किल भी बढ़ाओ। और चौथा है, अगर कहीं आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे पूरा करो। और नेक्स्ट स्टेप है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब सर्च करो। जॉब सर्च करना सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि अगर आप जॉब सर्च करते रहोगे तो ही तो आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि यूएसए में एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप को भी सर्च करो, क्योंकि वो जो स्पॉन्सरशिप यानी H1B वीजा, वो आपको एम्प्लॉयर ही दिलवा सकता है, और उसी के बेस पे आप यूएसए में बहुत ही शांति और सुकून से जॉब भी कर पाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है हम्म कि सिर्फ यूएस से आना आपको जॉब की गारंटी नहीं देता, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी? बिल्कुल। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने में इतनी डिफिकल्टी आती है? सो वो मिस्टेक है, पहला कि सिर्फ डिग्री पर ही संतुष्ट हो जाना, कि डिग्री कर लिया चलो भाई अब हमने गंगा नहा लिया है, वो नहीं करना है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर नहीं करना है।
आपको प्रोजेक्ट्स अगर आपको जो भी आपके कॉलेज में मिल रहे हैं उसे बनाते रहना है। और चौथा है, आपको अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहना है, जैसे लिंक्डइन हो गया और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको अपने आपके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते ही रहना होगा। पांचवा है कि अगर आप कोई एक स्किल सीख गए हो तो उसको समेटे नहीं रहना है, आपको दुनिया भर के स्किल्स को समेटना होगा। तो मतलब एक स्किल पर टिके नहीं रहना है, समय के साथ स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा आपको। तो ऐसे क्या जरूरी बदलाव हैं जो आपने 2010 से 2026 के इंटरवल में देखे? तो सबसे पहला बदलाव ये है कि पहले डिग्री पे सब हो जाता था, आज डिग्री नहीं, आज स्किल वैल्यू करती है। दूसरा, पहले जावा और जो छोटे छोटे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसकी वैल्यू थी, आज वो नहीं है। आज आपको एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एडवांस स्किल सीखने होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका यूएसए का ड्रीम पॉसिबल तो है, लेकिन किसी शॉर्टकट से नहीं। आज के टाइम में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो स्किल्स बिल्ड करेंगे, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे और कंपटीशन से डरेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।